वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को लेते हैं। कल हम लोग पिछले क्लासेस में इंट्रोडक्शन कर लिया था पॉलिटी का, और पॉलिटी हम कैसे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम का हमारा क्या पैटर्न है, किस ट्रेंड पर हमारे क्वेश्चन पूछी जा रही। आज कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इस क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो बिना देर किए हुए अब हम लोग आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन हुआ, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे कैच आउट करेंगे इसके बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस होते हैं। प्रीवियस का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई आपको बदलाव होने वाला नहीं है, यानी पिछले क्वेश्चन पूछे गए वो ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन यदि आपका अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब कि वह क्वेश्चन यदि आपको करंट से जोड़ करके पूछता है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अर्थात संशोधन का मतलब आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप वर्तमान के जो करंट अफेयर में जो चेंजेज आने वाले हैं वे चेंजेज आने वाले प्रश्नों से आप उसमें मैच कर सकते हैं। इज क्लियर। तो अब इस आधार पर आज हम लोग अपने टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, और इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से कहेंगे कि आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इस लोक सेवा आयोग 2013 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार यानी पहली बार हमारा पूछता है कि किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के प्रावधान किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का यदि हम जवाब देखें तो ये हमारा भारत का, यदि हम राजनीति शास्त्र की देखें तो हमारा जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। और इस भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित देखिए क्वेश्चन ही हमारा, थोड़ा सा रुकेंगे, उस क्वेश्चन पूरा हमारा इरेज हो गया है, ठीक है, सॉरी। तो अब देखा जाए, फिर से मैं लेके आता हूँ, वो क्वेश्चन ही इरेज हो गया, कोई बात नहीं है। फिर से हम लोग उस क्वेश्चन को हम बल्कि लिख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। वह क्वेश्चन ही इरेज हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको हम एक बार करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा जो है इस सेकंड क्वेश्चन आ जाती है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसको एक बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी जो होता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपका क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपकी थी कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार, ठीक है, फिर से आते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से पहली बार या प्रथम बार गवर्नर जनरल एक क्वेश्चन था, आई थिंक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद, पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले, पद हेतु प्रावधान किया गया था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर इसकी आपकी ऑप्शन 4 दिए हैं, ए है, बी है और सी है और डी है। इस आधार पे हम अभी पहले क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। तो पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ध्यान देना, पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपकी ऑप्शन थी। दूसरा आपका जो ऑप्शन में था वह पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा आपका था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। थर्ड आपकी जो ऑप्शन थी वो चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1813। और एक लास्ट आपकी जो ऑप्शन थी वह था चार्टर एक्ट 1800 आई थिंक 33 या 34 ऐसा ही था, चार्टर एक्ट 1833। अब मान लिया जाए क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि आखिर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए क्वेश्चन किस बेस से पूछे गए हैं। तो बाबू देखो कहता है क्या, निम्नलिखित अधिनियमों में से पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पहला बार कहां पर इसके लिए प्रावधान किया गया था। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है,
यानी अब हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, यानी हम भारतीय, यदि हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक जो आपकी पृष्ठभूमि है यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो पृष्ठभूमि से आपका क्वेश्चन दागा गया है। अब इस टॉपिक को हमें जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। तो भारत में राजनीति शास्त्र की यदि बात करें तो भारत में राजनीति शास्त्र की शुरुआत तब होता है जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पहली बार ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वह ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना होती है। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, ध्यान देंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था अंग्रेजों का, वह था कि जो भी पूर्वी राष्ट्र होते हैं, इनकी यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो इनका उद्देश्य ये था कि पूर्वी जो राष्ट्र हैं पूर्वी देशों से व्यापार करना, ठीक है। और खास तौर पे कह सकते हैं कि चाय का जो बाजार होता है, या कह सकते हैं चाय की जो हमारी मार्केटिंग होती है, तो कह सकते हैं चाय की व्यापार को मजबूत करना और पूर्वी राष्ट्रों तक अपनी पहुंच को बनाना, इस उद्देश्यों के साथ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया। और इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो उस समय जमा पूंजी जो था, जमा पूंजी का मतलब होता है जो पेड अप कैपिटल थी, वह 30,133 पौंड जो होता है, वह 30,133 पौंड के साथ या 30,133 पौंड लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होती है। और जो 30,133 पौंड था, ये 217 इसके साझेदार थे। और इस तरह से आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर 217 साझेदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद इनका एक ही लक्ष्य था कि हम पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापार करेंगे, व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो होने के बाद इसकी एक लंबी इतिहासों को आपको एक जानना होगा। जैसे कि इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी योजना आई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे 1600 ईस्वी के बाद यदि देखेंगे तो सबसे पहले भारत में जो अंग्रेजों की स्थिति को यदि हम आगे की बात करें तो अंग्रेजों की स्थिति पहले, अच्छा इसका आंसर कर लेते हैं, फिर से हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो पहली बार गवर्नर जनरल का जो कॉन्सेप्ट था बंगाल का, यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। यानी 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट थी, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी चर्चा पहली बार मिलती है। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने स्थापना किया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं, तो इसी के बाद आप देखेंगे कि 1764 जो था, 1764 में भारत में देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में आपने देखा कि बक्सर के युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। एक तरफ आप देखेंगे तो मुगल शासक थे, ध्यान देना है, एक तरफ मुगल शासक जो थे मुगल शासक थे, और दूसरी तरफ जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और दोनों के बीच में जब यहाँ पर युद्ध होता है तो मुगल शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश, यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और मुगल शासक जो थे शाह आलम सेकंड के नाम सुना होगा, तो यहाँ पर शाह आलम सेकंड जो थे ये मुगल शासक का नेतृत्व कर रहे थे। और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो आपको मैं बता दूं कि इस समय अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, ये अत्याधुनिक जो हथियार होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इन्होंने अत्याधुनिक हथियार से जो होता है, अत्याधुनिक हथियार का इन्होंने इस युद्ध में प्रयोग किया था। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे हम दे देते हैं तोप, तो इन्होंने तोप का भी इस्तेमाल कर लिया। वहीं यदि देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय जो थे, ये जो थे इनके पास जो परंपरागत कह सकते हैं, तो परंपरागत जो इनके पास हथियार था, भाला गरगोज ये सब कहेंगे, इससे इन्होंने लड़ा। और जिसमें समस्या इसका एक रिजल्ट की यदि बात किया जाए तो इसका रिजल्ट ये आता है 1764 में कि मुगल शासक जो थे ये बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं, बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं, यानी हार जाते हैं। और यहाँ पर जो अंग्रेज जो थे
ये अंग्रेज की यहाँ पर बड़ी जीत हो जाती है। इज इट क्लियर? और जीत होने के बाद अब यहीं पर होता है मामला मेरे प्यारे बच्चों कि शाह आलम जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या किए कि इस समय ब्रिटिश जो महारानी थी, तो इस समय ब्रिटिश जो महारानी थी उसका नाम था महारानी एलिजाबेथ। क्लियर हुआ? महारानी एलिजाबेथ। तो ये जो महारानी जो एलिजाबेथ थी, इसको ब्रिटिश महारानी जो थी, तो शाह आलम सेकंड जो थे, तो शाह आलम सेकंड क्या किए कि महारानी जो थी एलिजाबेथ, इनको महारानी जो एलिजाबेथ जो थी, इनको इन्होंने क्या किया कि दीवान का पद दे दिया, या कह सकते दीवान का अधिकार दे दिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर मामला होता है कि इस युद्ध को समाप्त किया गया, क्योंकि बुरी तरह से जो था शाह आलम द्वितीय जो तो हार गया था। अब हारने के बाद अब जीत हो जाती है यहाँ पर अंग्रेज को। तो अंग्रेज को जैसे ही जीत होता है तो यहाँ पर जो शाह आलम सेकंड थे, इन्होंने दीवान के अधिकार जो थे वो महारानी जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी को इन्होंने दीवान के अधिकार दे दिए। अब यहाँ पर आपको इस समझना होगा कि आखिर दीवान क्या था। तो देखो, जब दीवान की हम बात करेंगे तो दीवान का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो इंग्लैंड की महारानी जो थी, और महारानी को हमने बताया एलिजाबेथ, तो जो एलिजाबेथ जो महारानी थी इंग्लैंड की, अब इनको ये दोनों अधिकार मिल गए। सबसे पहला रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब हुआ कि जो राजस्व जो होता है, ये राजस्व का कह सकते हैं कि पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, संग्रह करने का इनको अधिकार मिल गया। दूसरी बात यदि देखा जाए तो सिविल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक जो न्याय होती है, ये सामाजिक न्याय इनको करने का भी अधिकार मिल गया। अब इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक व्यापार के लक्ष्य को लेकर के आया था, अब यह संस्था जो है भारत में अब एक तरह से कह सकते हैं प्रशासनिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि दोनों के दोनों यदि आप एक्टिविटीज़ को देखिएगा तो दोनों के दोनों जो एक्टिविटीज़ थी, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ थी। क्लियर हुआ? एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो था ये एक्टिविटीज़ को माना जाता है, और ये प्रशासनिक जो क्रियाकलाप थे इसके माध्यम से अब कह सकते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, तो इसी के साथ 1765 में जो होता है एक इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ध्यान देंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद की यहाँ पर आप कहेंगे संधि होता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होता है, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से महारानी जो यहाँ पर एलिजाबेथ थी, इसको यह आपका दीवान के जो अधिकार थे यह यहीं पर आपको दे दी जाती है, और यह था 1765 के इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जैसे ही इनको ये सिविल यानी रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस, ये दोनों को जब अधिकार मिल जाते हैं, तो अब क्या होता है कि इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो महारानी थी और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में था, अब हम कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ अब ये प्रशासनिक जो होता है, अब प्रशासनिक कार्य करने लगे। ठीक है, कार्य करने लगे। इज इट क्लियर? अब इस तरह से भारत में धीरे धीरे जो इनके पांव जमाना कह सकते हैं, धीरे धीरे इनकी स्थिति जो मजबूत कहना कह सकते हैं, अब यहाँ पर अंग्रेज जो थे अपने धीरे धीरे स्थिति को मजबूत करना शुरू कर देता है। बाबू यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे कि यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि जब ये सारे गतिविधियां होती है तो होने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि अब प्रशासन की दृष्टि से आ जाता है, अब उसको लगता है कि हम भारत में एक शासन स्थापित करेंगे, क्योंकि अभी तक जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरऑल यदि देखा जाए तो केवल आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में भी व्यापार कर रही थी। अब उनको जो है एक बहुत बड़ी अधिकार मिल जाती है, और वह था कि अब वो शासन प्रशासन को स्थापना करेगा। और इसी के साथ अब आता है एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ से समझेंगे,
अब यहाँ पर आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और यह डेट जो था, लाने का जो डेट था, यह कह सकते हैं कि 18 मई, ये भी ध्यान देना है, 18 मई 1773 को आपका रेगुलेटिंग जो एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो थी मेरे प्यारे बच्चों, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, लाया गया, और यह था आपका 18 मई। यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा 18 मई को जो लाई गई थी, इसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम है सेक्रेट कमेटी, ये भी याद रखना है। एक था सेक्रेट कमेटी, ये नहीं हिंदी अंग्रेजी याद रहे तो इसका हिंदी कर देते हैं। तो एक था गुप्त आयोग, तो याद रहेगा ना, तो एक गुप्त आयोग था। एक गुप्त आयोग के सिफारिश पर, ठीक है, गुप्त आयोग के सिफारिश जो थे, इनके सिफारिश पर आप कहेंगे, सिफारिश पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई। अब कहोगे कि सर आप इतना क्यों बता रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यूपीएससी तो देते ही हो, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देखोगे तो यह सीक्रेट कमेटी जो है, यह 1994 के बीपीएससी का जो हमारा प्रीलिम्स पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दागा गया है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये कौन सी समिति का सिफारिश पर आई थी, कौन सी कमेटी के कहने पर आई थी, और यही कारणवश मैं आपको इतना डेप्थ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे एईडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, कारण कि आपको पता है कि एईडीओ को यदि आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये 100% क्लियर होना चाहिए कि आपका लेवल जो होगा वह आपका लेवल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वह सिविल सर्विस वाला ही लेवल होगा। ठीक है, यानी जो हमारे बीपीएससी का जो लेवल होता है वो हमारे बीपीएससी के ही लेवल होता है। तो ये चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा, ये चीज़ों को आपको जानने की कोशिश करना होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब रेगुलेटिंग आती है तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं, यानी इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से अब क्या क्या किया गया, तो इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहली बार तो यहाँ पर यह होती है कि जो भी भारत और ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन, ये दोनों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार थे, इस व्यापार को नियंत्रण करने की कोशिश किया गया, या कह सकते हैं विनियामक करने की कोशिश किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार या व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण करने की कोशिश किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से, जैसे भारत में 1774 में आप देखोगे तो 1774 में पहला देश का सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो था, इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, और इस सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला गठन हमारा हुआ, यह उस समय हुआ था कलकत्ता में। इतना भी क्लियर हुआ। इस आयोग के माध्यम से देखोगे तो जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें ओवरऑल देखेंगे तो एक जो थे वो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। ठीक है, और इसके अलावे जो थे, इसमें देखिएगा तो 3 जो थे वह अन्य जज थे। ठीक है, अन्य जज की बात किया जाए तो इसमें 3 अन्य जज थे। तो चीफ जस्टिस कौन थे? एलजियाह एमपी का नाम सुना होगा। तो एलजियाह जो थे, एलजी, ठीक है, एलजियाह एमपी, ये जो थे पहली भारत का कहेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन हुआ 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के गठन हुआ, तो इसका पहला जो कह सकते हैं सीजेआई जो हुए वो एलजियाह एमपी हुए। और इसके अलावे यदि देखा जाए तो इनके 3 और कह सकते हैं अदर जो थे, अदर 3 और यहाँ पर जजेस की नियुक्ति की गई, और उन 4 में थे एक रॉबर्ट चैम्बर के नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें एक नाम आपको आ जाएगा, स्टीफन सीजर का नाम आ जाएगा, एक जॉन हाइड का नाम आएगा। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेंगे। तो ये 3 नाम थे, इस दूसरे स्लाइड बल्कि ले लो। ठीक है, तो हमने बताया कि 1774 में हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट जो था, ये सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, कोर्ट का गठन किया गया, और इसकी जो गठन किया गया था, यह किया गया था आपका कलकत्ता में। ठीक है, और अभी हमने बताया कि इसका जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है,
तो इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एलियाह एम्पे, एलियाह एम्पे, ठीक है। और कहेंगे 3 अन्य जज थे या 3 अन्य न्यायाधीश कह सकते हैं। तो इसके 3 और न्यायाधीश कौन कौन थे? तो सबसे पहला जो इसके पहले जो अन्य न्यायाधीशों में जो नाम थे, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स। क्या नाम था बाबू लोग? उनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स, ठीक है। एकदम एक खटाखट आपसे एग्जाम में पूछेगा, वो आप बिना देर के इसकी आंसर आप मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो थे स्टीफन सीजर थे, स्टीफन सीजर, स्टीफन सीजर। और एक थे जॉन हाइड, एक थे जॉन हाइड। इज इट क्लियर? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई, जॉन हाइड, इसकी स्थापना की गई। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात ये तो हमारा 1774 में हुआ। 1773 के जो हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से क्या हुआ कि अब जो बंगाल के बंगाल के जो गवर्नर था, ध्यान देना है जो क्वेश्चन आपकी थी, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल इसको बनाया गया, ठीक है। और इस प्रकार से कहेंगे कि अभी तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाई गई। तो इस प्रकार प्रथम आप कहेंगे, प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल गवर्नर जनरल जो थे, तो ये आपसे क्वेश्चन तो नो डाउट एक क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं कि पहले गवर्नर जनरल कौन था, याद है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो पहले विलियम है ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह से पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इन्हें गवर्नर जनरल बना दी गई। लेकिन अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि बंगाल के गवर्नर को तो बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल बना दी गई, तो इससे पहले आप देखिएगा तो हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। एक बंगाल होता था, एक आपका मद्रास होता था, एक आपका बॉम्बे होती थी। ये तीनों जो हमारी प्रेसिडेंसी थे, तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दी जाती है, इसके बाद आपका मद्रास और बॉम्बे के जो अलग अलग गवर्नर थे उन सभी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। अर्थात उनको जो अलग स्वतंत्रता दी गई थी, 1726 का अधिनियम आप पढ़ोगे तो 1726 के जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, तो 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारे 3 जो प्रेसिडेंसी थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो भी हमारे गवर्नर होते थे उन्हें कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए थे। लेकिन ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दी गई, तो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको मुख्य रूप से देखिएगा तो उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। और इस तरह से उनको जो कानून बनाने के 1726 में जो अधिकार दी गई थी उसे पूर्ण रूप से उसे अछून कर सकते हैं या उनसे छीन लिया गया। तो यहाँ 2-3 पॉइंट और आप करेंगे। इससे पहले सभी प्रांतों और प्रांतों में लिख लेंगे, तीनों प्रांत था उस समय। एक बंगाल था, एक बॉम्बे था और एक आपका मद्रास था, ठीक है। मद्रास के गवर्नरों को अलग अलग विधि बनाने का अधिकार था, जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए।
इज इट क्लियर? यानी इनकी जो अभी तक अधिकार जो दी गई थी, ये सभी के सभी अधिकार जो है अब इनसे छीन लिया जाता है। और अभी तक जो इनके एक अधिकार 1726 में दिया गया था कि सभी राज्यों के जो गवर्नर होंगे, चाहे वो बंगाल का हो या मद्रास का हो या बॉम्बे कह सकते हैं बॉम्बे का हो, ये तीनों अपने अपने तौर तरीका से जो इनको कानून बनाने का जो अधिकार दे दी गई थी, ये सभी अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाता है। और अब इस सभी के सभी अधिकार जो था, ये बंगाल के जो गवर्नर बने, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स कहते हैं, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स अब कह सकते हैं सभी जो प्रांत उस समय हमारे थे, ये सभी प्रांतों के कहेंगे कि ये प्रमुख हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं। और इस तरह से अब इनकी जो स्वतंत्रता थी, अब इनकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमी कर दी जाती। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि इतने बड़े जो प्रांत थे, बिहार था उस समय देखेंगे तो उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों एक था, और उसके बाद बॉम्बे और एक महाराष्ट्र, यानी एक बॉम्बे और एक मद्रास। अब ये इतने बड़े जो भारत का जो क्षेत्र था, क्या ये सभी क्षेत्रों को एक केवल बंगाल के गवर्नर जनरल क्या इसे कर सकता था नियंत्रण? क्या इसे देख रेख कर सकता था? तो इसके लिए आखिर क्या किए गए, इस पे बहुत आपके इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगी। तो अब हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर थे, अब बंगाल के गवर्नर को तो पहले गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के तो गवर्नर बन गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर अब ये होती है कि आखिर बंगाल के जो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इनके मदद करने के लिए, एक एसोसिएट करने के लिए, एक असिस्ट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई। तो उसमें कौन कौन से और 4 मेंबर थे वो भी आपको जानना चाहिए। तो अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात करेंगे। अब होता क्या है कि जो यहां पर हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स को मदद करने के लिए, इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसे गवर्नर जनरल के काउंसिल कहा जाता था। गवर्नर जनरल के काउंसिल कहा जाता था। और इस गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी, इसमें 4 सदस्य होते थे। अब प्रश्न होगा कि वो 4 सदस्य कौन थे, और इन 4 सदस्यों के द्वारा जो गवर्नर जनरल होते थे, एक गवर्नर जनरल को समय समय पर कह सकते हैं एड एंड एडवाइस किया जाता था। तो 4 सदस्य कौन थे? तो पहला था फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम था इनका? नाम था फिलिप फ्रांसिस। तो पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था फिलिप फ्रांसिस। क्लियर हो गई? अब कहेंगे कि सर एक क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि इनमें से ऐसा कौन सा नाम था जो इससे संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा नाम था जो संबंधित है। तो मुझे लगता है कि आपसे यदि पूछ दिया जाए कि आखिर गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की मदद करने के लिए जो 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों में इनमें से कौन थे या नहीं थे, मुझे लगता है आप आराम से आंसर बना लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यदि देखेंगे तो क्लेवरिंग थे। दूसरा जो नाम था व्यक्ति का, उसका नाम था क्लेवरिंग। ठीक है। तो पहला तो होगा आपका फिलिप फ्रांसिस, दूसरा आपका जो होगा उसका नाम हो जाएगा क्लेवरिंग, तीसरा जो था नाम उसका नाम था मैनसन, और चौथा जो था वो था बॉरवेल। नाम याद रहेगा। चौथा जो नाम था उसका नाम था बरवेल। ठीक है, बरवेल। तो इस तरह से 4 सदस्य थे। इन 4 सदस्यों के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वह पूरी की पूरी अपने कार्यों को करने में कहीं न कहीं सामर्थ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो हमारा 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कुछ और इस पे कार्य किए गए। जैसे आप कहेंगे तो इसमें कहा गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेंबर थे उनको कहा गया कि आप किसी भी प्रकार के पर्सनल यानी भारत के जो भी आम नागरिक होंगे
उनसे आप किसी भी प्रकार के न तो गिफ्ट लेंगे न किसी प्रकार गिफ्ट देंगे। यहाँ तक कि किसी भारतीयों का जब पर्सनल ओकेजन होगा, किसी प्रकार के पर्सनल उसकी सेरेमनी होगी, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात था कि 1773 के रेलवे एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको कंप्लीटली निषेध कर दी गई, या कह सकते हैं उन पर प्रोहिबिटेड लगा दी गई, बैन लगा दी गई कि आप किसी भी हालात में किसी भी भारतीयों से या भारतीयों का आप गिफ्ट नहीं लेंगे, गिफ्ट न लेंगे और न गिफ्ट देंगे। यहाँ तक कि आप कोई प्राइवेट जो ट्रेड होता है, यानी निजी जो हमारा व्यापार होती है, आप निजी व्यापार में भी उनके साथ किसी प्रकार के कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये कहा गया। और इस कंपनी के माध्यम से कहेंगे कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि बिजनेस जो था बिना किसी लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ों को जो था प्रतिबंध लगा दी गई।